हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। गुनाह 7 पर्दों के पीछे छुपकर भी किया जाए तो गुनाह गुनाह ही होता है और झूठ के पाँव नहीं होते। ज्यादा देर अपनी का साख कायम नहीं रख सकता। इसकी जगह 100 और झूठ मिलाकर भी बता रहे जाए तो भी सच बनकर हकीकत सामने आ ही जाती है और तब शर्मिंदगी और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सच इस तरह खुलकर सामने आ जाएगा। मुझे लगा था कि जो बात मेरे कमरे की चार दीवारी में चादरों में छुपी हमेशा चार दीवारी में ही कैद रहेगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और मेरा शौहर जो सुबह शाम तक अपने कामों में मसरूफ रहता था, उसे भी इस बात की भनक नहीं लगेगी। मैं जो कुछ उसकी पीठ पीछे कर रही थी उसे कभी इल्म ना होता। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, ये कभी ना कभी जरूर खुलकर सामने आता है। और ये बात मुझे अब समझ आई जब मेरी सारी हकीकत खुलकर दुनिया के सामने आ गई थी। मैं शौहर के सामने लाने से जो डरती थी और यहाँ तो सारे ज़माने को खबर हो गई थी। शायद मैं अब भी अपने झूठ के लिबादे को बर वक़्त बरकरार रखती। कुछ दिन और झूठ के सहारे अपने कारनामे छुपाती, लेकिन मेरे मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स हर बात खोल कर रखती थी। और वो सारा सच भी इस दुनिया के सामने आ गया था, जिसके बाद शायद मैं सारी ज़िंदगी सर उठाने के काबिल नहीं रहूँगी। ऐसी हकीकत आश्कार हुई थी, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी गलती मेरे लिए नासूर बन गई और अब ये नासूर सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा। मुझे इसके साथ बाकी की ज़िंदगी बसर करनी थी। मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं था, जितनी बड़ी मुझे सज़ा मिल रही है। और इसका फ़ैसला मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि क्या जो कुछ हो रहा है वो ठीक है या गलत। कौन कहाँ पर कितना गलत, कितना सही। मेरी कहानी को आखिर तक सुनकर ये फ़ैसला कीजिएगा कि गलती मेरी है या मेरे शौहर की या फिर उस डिलीवरी बॉय की, जिसकी वज़ह से मैं आज दुनिया के सामने कटहरे में खड़ी हूँ और मीडिया ट्रायल का बदतरीन सामना कर रही हूँ। जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले ही मेरी बेटी ऊपर आई थी और मैंने उसे इशारे से वापस नीचे जाने का कहा था और वो चुपचाप नीचे चली गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि नीचे जाकर वो कोई बात अपने दादा को बता देगी, लेकिन आज जिस तरह दरवाज़ा बज रहा था, मुझे लग रहा था कोई ज़रूर गड़बड़ हो गई है, जो अब अचानक से दरवाज़ा बजना शुरू हो गया है। मैं बिस्तर से उठकर बैठी और अपने साथ मौजूद डिलीवरी बॉय को रईस से कहा कि कहीं जाकर छुप जाओ, मैं कुछ करती हूँ। तुम फ़िलहाल बस कहीं छुपे रहो, मौका देखकर मैं तुम्हें भगा दूँगी खुद ही। बहुत मजबूरी में मैं उसे अपने कमरे तक लाई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ऐसी मुसीबत आ जाएगी। वो पूरी तरह अचानक से, उसे भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह कोई भरी दोपहर में हमें पकड़ लेगा। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम बआसानी अपनी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए थे। वो पहले भी इसी तरह मुझे मिलने के लिए आया करता था। हमारी बातचीत, मिलना-मिलाना सब बगैर किसी मुश्किल के जारी था। आज ही ये आफ़त आन पड़ी थी। इससे पहले जब भी वो आया करता, मेरे साथ वक़्त गुज़ारता, कभी कोई पकड़ा नहीं गया था। इसीलिए इस अचानक अवतार पर वो घबरा गया और तेज़ी से उठकर उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया और बावर्ची खाने की तरफ निकल गया। मैंने जल्दी अपनी तरतीब हालत दुरुस्त की। क्या सर पर मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही देखा तो ठिठक गई। सामने मेरे ससुर खड़े थे और वीडियो कॉल पर मेरा शौहर था, जो दूसरी जानिब मौजूद था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुर मेरे शौहर को वीडियो कॉल पर मेरे दरवाज़े पर ले आएँगे। मेरे शौहर ससुर गुस्से में कहने लगे, बताओ तुम्हारे साथ कमरे में ऊपर कौन था? किसका आना-जाना लगा रहता है? यहाँ कौन है जो बताओ? अभी मुझे तुम्हारी बेटी ने आकर बताया है कि यहाँ कोई आदमी था तुम्हारे साथ। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था कि तुम मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में क्या कुछ करती हो। तुम्हारे चाल-चलन कैसे हैं? किस किस्म की औरत हो तुम? लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों की वजह से खामोश था कि इनको कोई नाहक सज़ा ना भुगतनी पड़ जाए। लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने खुद तुम्हारी पोल खोल दी है। तुम्हारा सारा कारनामा बता दिया है सबको। मैं ससुर की बात को ठीक तरह से सुन ही नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी नज़र मोबाइल फ़ोन पर थी, जहाँ मेरे फरहान मुझे देख रहे थे। वो भी मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी तरफ किसी नफ़ी में तासुर को देने का गुमान मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर जिस तरह के तासुरात थे, वो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं जान गई थी कि आज मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मेरी हकीकत बेनकाब हो जाएगी। मैं अपने गुनाहों की ज़िम्मेदार खुद हूँ और इनकी ज़द में आ जाऊँगी। मैंने घबरा कर कहा, अब्बा, कोई डाकू घुस आया था मेरे कमरे में। उसने मुझे डराया-धमकाया था, शोर-शराबा करने पर मना किया था और उसने यहाँ मेरे पोर्शन में डकैती भी की है। मैंने कुछ अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया था और दरवाज़ा खोलने से पहले हाथ मारकर अलमारी से कुछ कपड़े यहाँ-वहाँ बिखेर दिए थे, ताकि मेरी बात की तस्दीक की जाए। मैं तो सच साबित हो जाऊँगी और मेरी जान बख्शी हो जाएगी। अब्बा ने यहाँ-वहाँ देखा, लेकिन कुछ ना मिला और फिर मैंने भी अब्बा के पीछे-पीछे घबराकर घर में देखना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि डिलीवरी बॉय जो मुझसे मिलने आया था, वो ऊपरी मंजिल से कूदकर नीचे चला गया था। वो यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जाते-जाते वो टेबल पर रखा मेरा सोने का सेट और 5 लाख रुपए भी उठाकर अपने साथ ले गया था।
उसने मौके से सही फ़ायदा उठाया था, लेकिन ये देखकर मेरी साँस में साँस आई कि मैंने रंगे हाथों पकड़ी जाने से बच गई थी। और इसी में आफ़ियत थी, अगर रईस मेरे ससुर के हाथ लग जाता, तो मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक ना रहती। मेरे हिस्से में सिर्फ़ बदनामी ही आती, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जुर्म कभी छुपता नहीं, ख्वाह जितना ही छुपा लिया जाए। जैसे ही छुपाया, बस अपने शौहर और ससुर के वालों की नज़रों में मैं चुप कर जो कुछ भी कर रही थी वो जुर्म ही तो था, गुनाह ही तो था, जो मैं करती चली जा रही थी। मैंने परेशानी में जो मुँह में आया वही अपने ससुर को बताने लगी। इतने में मेरे शौहर फरहान भी घर आ गए। उन्होंने आते ही मुझसे सवाल-जवाब शुरू करने थे। उनको देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। ये वक़्त इनके घर आने का नहीं था। इस वक़्त तो कभी वो नहीं लौटे थे। वो यकीनन जो मुझ कुछ उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर देखा था वही देखकर घर आए थे। उन्हें मुझ पर शक तो हो ही गया था। आते ही कहने लगे, "कौन आया था? कैसे आया था? क्या कौन आया था? क्या लेकर गया है?" मैंने रोते हुए बताया कि मैं दरवाजे पर गई थी, कोई डकैत था, मुझे प्लेट लगाकर मेरे पोर्शन तक ले आया और सारा सामान चेक करने के बाद 5 लाख रुपए और मेरे सोने का सेट उठा लिया और वारदात करते ही भाग गया। मेरे शौहर ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और पूछा कि बस इतनी सी बात थी? मैं रोने लगी और रोते हुए कहा कि इन्हें मेरे साथ बहुत गंदी हरकतें भी की हैं। मुझसे ज़्यादती करने की कोशिश की है। उसने मेरे जिस्म पर कई जगह हाथ भी लगाया है। मैं शोर मचाना चाह रही थी, लेकिन उसने ब्लेड मेरी गर्दन से लगा दिया था। इसीलिए मैं खामोश होने पर मजबूर हो गई थी। मैंने तो ही बच्ची से कहा था, जाकर दादा को बुला कर लाओ, ताकि मेरे साथ कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। लेकिन जब तक अब्बा ऊपर आते, वो पैसा और ज़ेवर लेकर फरार हो गया। मुझे डरा-धमका कर चला गया। मैंने खुद उन्हें बता दिया कि ऊपरी मंजिल से कूद कर गया है। मुझे लगा था कि ये बात सुनकर मेरा शौहर मुत्मईन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मेरा शौहर गुस्से से कमरे की तलाशी लेने लगा। यानी उसे मेरी बात पर यकीन तक नहीं आया था और ऊपर फिर वो गुस्से में कहने लगा, "अपना सामान बाँधो और अपनी माँ के घर चली जाओ। मुझे यहाँ अब नज़र ना आओ।" ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने रोते हुए कहा, "फरहान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी क्या गलती है? डाकू तो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। मैंने थोड़े ही बुलाया था।" फरहान ने अजीब नज़रों से मुझे देखा, जैसे उन्हें मुझ पर शक हुआ हो। अपनी मशकूक नज़रें किसी अनहोनी पता दे रही थीं। मैंने रोते हुए फरहान को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद डर गई हूँ। देखें खौफ से मेरी कैसी हालत हो रही है। लेकिन इससे पहले कि फरहान मेरी बात पे यकीन करते, उनके हाथ पे एक मोबाइल फ़ोन लग गया, जो कि मेरा नहीं था। शायद वो डिलीवरी बॉय जाते-जाते अपना फ़ोन गिरा गया था। यानी इसी वजह से मेरी शामत आई थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई थी कि मेरे शौहर ने फ़ोन उठा लिया था और उस पर कोई लॉक भी नहीं लगा हुआ था। काश के सही वक़्त पर मैं ये फ़ोन देख लेती, तो मेरी जान बख्शी हो जाती, लेकिन इतना मौका ही कहाँ मिला था। इतनी जल्दी-जल्दी में सब कुछ हुआ कि अकल कहीं आधी रह गई थी। मेरे ससुर बिल्कुल गलत वक़्त पर ऊपर चले आए थे। अब तो फ़ोन वो फरहान के हाथ लग चुका था। उन्होंने जैसे ही फ़ोन खोला तो उनकी आँखों में खून उतर आया। वो आग बबूला हो रहे थे। अपने अब्बा और बाकी घरवालों का लिहाज़ करते उन्होंने सिर्फ़ मुझसे यही कहा कि अभी और इसी वक़्त अपने घर चली जाओ। जो कुछ उन्होंने फ़ोन में देखा था उसे बयान करने से बाज़ रहे थे। मेरी मिन्नत समाजत क्या करती? मेरे पास तो कहने को सफाई में कुछ भी नहीं बचा था। मैं उनकी बीवी थी, उनके बच्चों की माँ, इसीलिए उन्होंने मेरा पर्दा रखना मुनासिब समझा। वो निहायत समझदार वाक़या हुए थे और मैं निहायत बेवकूफ़। उन्होंने फ़ोन करके मेरी माँ को बुलाया और मुझे मेरी माँ के साथ ही मेरे मैके भेज दिया था। मैं भी इज़्ज़त बचाने का सोचकर अपनी माँ के साथ चल पड़ी। जबकि मामला ठंडा हो जाएगा तब फरहान से बात करूँगी। उनको मना लूँगी। वो मेरे 3 बच्चों के बाप थे और मुझे यकीन था कि बच्चों की खातिर वो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। मेरे ससुर और बाकी ससुराल वालों ने भी बहुत सवालात किए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या बताऊँ, क्या छुपाऊँ? गलती तो मेरी थी, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये गलती जुर्म बन जाएगी। बहुत बड़ा जुर्म। मुझे क्या मालूम था कि मेरी एक मुलाकात मेरे लिए कितना बड़ा अज़ाब होगी। मैं तो बस यही सोच कर मिली थी कि ये आखिरी दफ़ा है। फिर तो रईस की शादी थी। वो खुद यहाँ का चक्कर ना लगाता, कभी यहाँ ना आता। मैंने कभी उससे मिलने जाती। मैं अपने मैके आ गई, यहाँ पर भी कोई मुझसे सवाल कर रहा था। मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं कमरा बंद करके बैठ गई और इस वक़्त बस यही एक काम कर सकती थी कि दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये सब क्या हो गया था? शुरू से ही बहुत खुद एतमाद थी और इसी खुद एतमादी ने मुझे डुबाया दिया था। मैं रेज़ा-रेज़ा होकर बिखर गई थी और ये मेरे अपने हाथों की कमाई थी। मैं अगले दिन ही अपने शौहर को खुद मेरे पास आया और कहने लगा, "बताओ मेरी मोहब्बत में कौन-सी कमी रह गई थी जो तुम इस डिलीवरी बॉय के साथ अफ़ेयर चलाकर बैठी हुई थी? ऐसी कौन-सी खुशी थी जो तुम्हें मैं नहीं दे सका? किस बात ने तुम्हें मजबूर किया था कि तुम उसके साथ राब्ते में थी? मैंने तुम्हारी सारी चैट्स देख ली हैं और मैं जान गया हूँ कि तुम दोनों एक-दूसरे से राब्ते में थे और बहुत अरसे से ये राब्ता है।" मैं साफ मुकर गई और मैंने कह दिया कि मेरा कोई अफ़ेयर नहीं है। उसने मुझे बहाने से रोज़ दरवाज़े पर बुलाया था। ये कहकर मेरा पार्सल आया है। मैंने 2-3 पार्सल ऑर्डर कर रखे थे। मुझे लगा कि सच में ही डिलीवरी बॉय होगा। मुझे उसकी हकीकत मालूम नहीं थी, लेकिन जब मैं दरवाज़े पर पहुँची, तो उसने मुझे कमर पर ब्लेड रख दिया और कहने लगा कि मुझे अंदर ले चलो।
मैं रोते हुए अपने शौहर से कहा उसके साथ 2 आदमी और भी थे। उनके पास असलहा भी था। इसीलिए मैं खौफ़ज़दा हो गई थी, बहुत डर गई थी। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, मैं उसे तक जानती नहीं हूँ। उसने मुझे तो डराया-धमकाया, डकैती की है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर फरहान गुस्से में कहने लगे, "अच्छा, तुम उसे जानती भी नहीं हो? उसके फ़ोन में तुम्हारी तस्वीर मौजूद है, बताओ, और क्या कुछ है उसके पास ऐसा जो तुम उसे हमारे बेडरूम तक ले आईं?" इस नीच हरकत पर उतर आई। फरहान की बात सुनकर मेरी ज़ुबान पर ताला लग गया। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। मैं सर झुकाकर बैठी रही क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। मेरे शौहर को हकीकत का अंदाज़ा हो चुका था। फरहान मुझे छोड़कर वापस चले गए और कहने लगे कि कुछ दिन तक तुम यहीं रहो। पहले मैं सारे मामले को देख लूँ, फिर तुम्हारा फैसला करूँगा कि क्या करना है। इस मामले का मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? किस तरह इस मामले को ख़त्म करूँ? मेरा फ़ोन भी फरहान के पास और डिलीवरी बॉय रईस का भी। रईस के साथ ये आखिरी मुलाकातें मेरे गले पड़ गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी थी और उसके बाद वो कभी दोबारा मुझसे मिलने नहीं आने वाला था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो अंजाम से बेखबर थी। मेरे और रईस के ताल्लुक को 6 महीने होने वाले थे और इन 6 महीनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ये डर होता कि ये बात फरहान को पता चल जाएगी। अब बात खुली थी तो ऐसे खुली थी कि कुछ न ढका-छुपा रहा था। मुझे तो ये खौफ सता रहा था कि कहीं मेरे शौहर फरहान को हर बात ही पता ना चल जाए। अब तक मैं ऐसा बहुत कुछ कर चुकी थी जो अगर फरहान के सामने आता तो शायद वो मेरी जान ले लेते, मुझसे जीने का हक भी ले लेते। अपनी बहुत सी तस्वीर और वीडियोज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से रईस को भेजी थी और शायद वो सब उसके फ़ोन में मौजूद थी अब तक। परेशानी ने मुझे हर तरफ से घेर लिया था। मैं इस वक़्त कोस रही थी जब मैं रईस से पहली दफ़ा मिली थी। दरअसल मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा शौक था, ख़ासकर जब से लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की लत लग गई थी। मैं कुछ भी कुछ ऑर्डर करके मँगवाती रहती थी। शुरू-शुरू में तो मुझे अपने शौहर को बताना पड़ता था कि मैंने फलाँ चीज़ मँगवाई है, कब ऑर्डर दिया है, ये क्या ऑर्डर दिया है। लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ मैं इतनी पुरएतमाद हो गई कि शौहर को बताए बगैर ही चीज़ें ऑर्डर कर दिया करती थी। मुझे अपने ऊपर पैसा खर्च करने का बहुत शौक था। नए-नए कपड़े, ज्वेलरी, मैं कुछ न कुछ मँगवाती रहती और फिर जब बजट आउट होने लगा, तो मेरे शौहर को गुस्सा करने लगे मुझ पर और इस आदत से मुझे टोक दिया। कहते कि तुम हर वक़्त चीज़ें ऑर्डर कर देती हो। पहले वो मुझसे इतने पैसे दिया करते थे कि जितना मैं माँगा करती थी, लेकिन फिर उन्होंने मेरी पॉकेट मनी फिक्स कर दी और कहने लगे कि अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, घर के ऊपर और भी मसाइल थे, बिलों वगैरह को भी देखना पड़ता था। इसलिए मेरे शौहर ने मेरी फ़िज़ूल खर्ची को देखते हुए ये फ़ैसला किया था, लेकिन पॉकेट मनी महदूद होने से मेरी ख़्वाहिशात अधूरी रहने लगी थी। मैं ज़्यादा की हिर्स रखती थी और इसी वजह से मैंने ऑर्डर भी कम करने शुरू कर दिए थे। और फिर एक दिन जब मेरा पार्सल आया, तो पार्सल आने से पहले डिलीवरी बॉय हमेशा की तरह फ़ोन किया। वो लड़का अक्सर ही मुझे फ़ोन करता था, क्योंकि वो हमारे एरिया का ही डिलीवरी बॉय था और उसके ज़रिए ही मेरे पार्सल घर आया करते थे। वो फ़ोन पर मुझे कहने लगा, "मैडम, ₹2000 लेकर दरवाज़े पर आ जाएँ।" मैं उसकी आवाज़ अच्छी तरह पहचानती थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और 2000 लिए और सीढ़ियाँ उतरकर बैरूनी दरवाज़े तक पहुँच गई। हमारे घर में सबके पोर्शन अलग-अलग थे और बैरूनी दरवाज़ा एक ही था। मैं कोशिश करती थी कि मेरे आने वाले पार्सल के बारे में ज़्यादा लोगों को इल्म ना हो। जॉइंट फैमिली में तो छोटी-छोटी बात का बड़ा इश्यू बनाया जाता है और फिर सबको ये मालूम था कि मैं किस कदर पार्सल मंगवाती हूँ। ससुर भी इस बात को लेकर कभी गुस्सा कर जाया करते थे। इसीलिए मैं बेल बजने से पहले ही दरवाजे पर पहुँच जाती थी, ताकि कोई ज़्यादा शोर-शराबा ना हो। दोपहर के कोई 3 बज रहे थे, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसकी और मेरी काफ़ी अच्छी सलाम-दुआ हो चुकी थी। उसने मेरा पार्सल मुझे दिया और पैसे लेकर कहने लगा, "मैडम, आजकल आपके पास बहुत कम पैसे आते हैं। खैरियत तो है कि क्या अब आप शॉपिंग नहीं करती या कहीं और से शॉपिंग करना शुरू कर दी है?" उसका अंदाज़ काफ़ी दोस्ताना सा था। इसीलिए मैं भी हँस दी और कहने लगी, "नहीं भई, अब मेरे शौहर बहुत गुस्सा करते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा खरीदारी नहीं करती हूँ। इनको पसंद नहीं है।" मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया, उस कागज़ पर मुझसे दस्तखत लिया और वापस लौट गया। लेकिन मुझ में मालूम नहीं था कि मेरा नंबर अपने पास महफ़ूज़ कर लेगा और मुझे दोबारा फ़ोन करेगा। इस पार्सल को 1-2 दिन भी नहीं गुज़रे थे कि मेरे पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया और पूछने पर पता चला कि वो वही डिलीवरी बॉय है। मेरे तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, मेरे शौहर फरहान अपनी नौकरी पर थे। मैं अपने पोर्शन में अकेली थी, इसलिए इस लड़के से बात करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने उसके पीछे मैसेज का जवाब दिया तो उसने मुझे फ़ोन कर दिया और फिर हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वो बहुत ही अच्छा लड़का था, उसका नाम रईस था। वो मेरी खूबसूरती पर दिल हार बैठा था और कह रहा था कि अगर मैं शादीशुदा ना होती तो वो मेरे लिए रिश्ता भेज देता। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे दिल में जैसे जल तरंग बज उठे थे। कौन-सी औरत ऐसी होती है जो अपनी तारीफ़ सुनकर खुश नहीं होती? मैं भी खुशी के मारे उछल पड़ी थी। फरहान के पास ना ही मुझे देने के लिए वक़्त था और ना ही मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पैसे। उन्हें तो मेरी हर खर्ची फ़िज़ूल ही खर्ची लगती थी। उनके मुँह पर अपनी तारीफ़ सुनने मुझे अरसा हो गया था। उनको आदत ही नहीं थी मेरी तारीफ़ करने की। ऐसे में जब रईस ने मेरी तारीफ़ की तो मेरा दिल खुशी से बाग-बाग हो गया। बागो-बहार ज़िंदगी लगी मुझे। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा।
शैतान गालिब आया तो सही गलत का फ़र्क भूल गई और रईस के साथ एक नए रिश्ते में बंध गई, जिसे शुरुआत में हमने दोस्ती का नाम दिया और ये दोस्ती हम दोनों को ही गलत नहीं लगती थी क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। मगर धीरे-धीरे बात कॉल से वीडियो कॉल पर आ गई और फिर हम एक-दूसरे के साथ ताल्लुक बनाते चले गए। फ़ोन से शुरू होने वाला ताल्लुक कब बेडरूम पर आ गया और कैफ़ेटेरिया तक पहुँच गया, हमें पता ही नहीं चला। मैं अपनी धुन में मगन हर बात से बेनियाज़ सी थी, हर अंजाम से बेखबर थी। हमारे रिश्तों को 4 महीने गुज़रे और हमारे दोनों एक-दूसरे के इतने करीब आ गए कि हमने हर हद पार की। एक-दूसरे के साथ वो ताल्लुक भी बना लिया, जो शदीद गुनाह है। जॉइंट फ़ैमिली के होते हुए भी मैंने उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लिया। वो पार्सल देने के बहाने आता और मैं मौका देखकर उसे अपने पोर्शन में ले आती। वो तो पहले ही ये जानता था कि मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया करती थी। हम दोनों कुछ देर एक साथ गुज़ारते, फिर वो चला जाता। उसे इस रास्ते तक लाने वाली मैं थी, क्योंकि मैं अक्सर उसे अपनी तस्वीर और वीडियोज़ भेज देती थी। वो खुद ब खुद दीवाना होने लगता। ये सब करके मुझे मज़ा आता था, सुकून मिलता था। मेरे शौहर के पास मुझे देने के लिए कुछ बचा ही कब था। 3 बजने वाले थे और 3 बच्चों के बाद वो ज़िम्मेदारियों में ऐसे में घिरी कि वो थके-हारे घर लौट कर आते थे और फिर ठीक तरह से बात तक नहीं करते थे। ऐसे में रईस मेरे लिए किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह था। मैं खुद पुरसुकून महसूस करती थी। हमारे रिश्ते को 6 महीने ऐसे ही गुज़र गए थे। शुरू के 5 महीने तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आखिरी महीने में रईस कुछ बदल-सा गया था। उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे और वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, जो वो मुझ पर लुटा सकता था। मुझे भी अंदाज़ा हो गया था कि शादी के बाद वो फिर कभी मुझसे बात नहीं करेगा। इसीलिए मैंने उसे आखिरी दफ़ा मिलने के लिए बुलाया था। मेरे कहने पर वो दोपहर को हमारे घर चला आया था और मैंने मौका देखकर उसे अपने बेडरूम में बुला लिया। मेरी बेटी न जाने किस वक़्त से पहले ही ट्यूशन से वापस आ गई थी और उसने मुझे और रईस को एक साथ देख लिया, तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने उसे इशारा किया कि मैं चाहती थी कि वो खामोश रहे, लेकिन पता नहीं उसने क्या मतलब लिया और सीधे अपने दादा के पास पहुँच गई और फिर उन्हें ऊपर वाले ले आई और ये बात इस तरह खुल गई। अब मैं किसी भी तरह इस बात को झूठ में बदलना चाहती थी, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, ये ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहता। मेरे शौहर ने कुछ दिन के लिए मुझे छोड़ गए थे, लेकिन फिर खुद ही आकर वापस ले गए, क्योंकि उन्हें बच्चों की याद सता रही थी। अलबत्ता वो खामोश थे, क्योंकि वो सच और झूठ के बीच उलझे हुए थे। मैंने प्यार-मोहब्बत से उन्हें अपनी लच्छेदार बातों में घुमा लिया था और उनके ज़हन से ये बात हटा दी थी कि रईस एक बुरा आदमी था, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ रईस की फ़ितरत भी ऐसी ही थी। इसीलिए फ़रहान को यकीन आ गया था। फ़रहान ने मेरा यकीन किया था, मैं पुरसुकून हो गई। ये मामला ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे शौहर के अंदर बदले की आग जल रही है। मेरा मोबाइल फ़ोन अभी मेरे शौहर के पास था। उन्होंने रईस के दूसरे नंबर पर मैसेज किया और मेरे नाम से मैसेज करके लिखा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरा शौहर इस वक़्त मौजूद नहीं है। तो आ जाओ मुझसे मिलने। रईस को मुझसे अपना फ़ोन वापस चाहिए था, क्योंकि उस फ़ोन में उसका कुछ ज़रूरी डेटा मौजूद था। ये बात मुझे बाद में पता मेरे शौहर के ज़रिए चली थी कि उस आदमी के बहुत सी लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे। डिलीवरी करने के साथ-साथ वो ये सारी गंदी हरकतें भी किया करता था। जिस लड़की किसी की कोई कमज़ोरी हाथ आ जाती, उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ ताल्लुक बनाता और कुछ लड़कियाँ तो उसका हुस्न और जवानी देखकर खुद ही उस पर फ़रिश्ता हो जाती और ताल्लुक कायम कर लेती। इसीलिए जब मेरे शौहर फरहान ने उसे कहा कि मिलने के लिए आओ और अपना मोबाइल फ़ोन वापस ले जाओ, तो वो राज़ी हो गया। मेरे शौहर ने अपना असला निकाली और जैसे ही रईस हमारे घर आया, फरहान ने असले के ज़ोर पर उसे बाँध दिया और एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रिकॉर्डिंग शुरू की। उन्होंने रईस से सवाल-जवाब शुरू कर दिए और ये जानना चाहा कि हमारा ताल्लुक कैसे बना। रईस ने डर के मारे सब सच बात बता दी। उसकी बेवकूफ़ी मेरे झूठ पर पर्दा भी उठ गया और फरहान को पता चल गया कि हम दोनों बाहमी रज़ामंदी से एक-दूसरे के साथ थे। ये बात फरहान से बर्दाश्त ना हुई और उन्होंने एक पास पड़ा ज़ोरदार डंडा उठाकर रईस को मारना-पीटना शुरू कर दिया। इस कदर गुस्से में थे कि उन्हें अपना होश भी नहीं रहा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। यहाँ तक कि रईस इन डंडों की ताब न लाकर मर गया। जब वो मर गया तो उन्हें होश आया और फिर फरहान ने एक बड़ी-सी चादर में उसे लपेटा और मेरी मदद से उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। हम दोनों मियाँ-बीवी परेशान थे कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। फरहान कहने लगे कि हम इसे किसी नदी में बहा देते हैं। यही सोचकर हम घर से निकल पड़े। तकरीबन फजर का वक़्त था, लेकिन कोई ऐसी जगह समझ ना आई जहाँ हम लाश को बहा सकते। अलबत्ता एक नाले में हमने उसको फ़ोन और डंडा वो फेंक दिया ताकि सबूत मिट सके। फिर बहुत देर घूमने के बाद हम एक छोटे से इलाके में पहुँच गए और फिर वहाँ हमने खाली जगह पर रईस की लाश को निकाल कर फेंक दिया। उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो सके और राज-राज ही रह जाए, लेकिन जुर्म नहीं छुपता। वही बात यहाँ भी सच साबित हुई। कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने जब पोस्टमार्टम किया, तो फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए इन्हें पता चल गया कि ये आदमी डिलीवरी बॉय रईस है। वो पहले भी मतलूब था सबको। रईस के कुछ दोस्तों को हमारे ताल्लुक की खबर थी, जो कुछ पिछले दिनों हमारे दरमियान हुआ था, उस पे भी वाकिफ़ थे। इसलिए ये बात पुलिस वालों के इल्म में आ गई और फिर वो सीधे हमारे घर चले आए। शुरू-शुरू में तो फरहान ने इनकार किया, लेकिन फिर जब उन्होंने सख्ती की तो फरहान ने जो सच था वो सब कुछ उन्हें बता दिया। कत्ल का जुर्म साबित हुआ था, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अलबत्ता फरहान ने मुझसे कहा था कि वो मेरा नाम हरगिज़ नहीं लेंगे और ना ही किसी को बयान में इस बात को ज़ाहिर करूँ।
कि मैं इनके साथ थी। वो चाहते थे कि मेरी इज़्ज़त दुनिया की नज़रों में बनी रहे ताकि बच्चों के मुस्तकबिल पर कोई परेशानी ना आए। मगर जब पुलिस ने हर तरह से तफ्तीश का दायरा कार वसी किया तो हर बात खुलती चली गई और मेरे मोबाइल फ़ोन और फरहान के मोबाइल फ़ोन के डाटा से वो सारी मालूमात सामने आ गई जिन्हें मैं छुपाना चाहती थी। आज ना सिर्फ़ मेरा शौहर हालात के पीछे बल्कि मैं भी सलाखों के पीछे हूँ। मेरे तीनों बच्चे दर-बदर हो गए होंगे और ये सब कुछ सिर्फ़ इसलिए हुआ कि मैं दीन की दूद को पार कर चुकी थी, इस्लाम के दायरा से निकल गई थी और एक गैर महरम की मोहब्बत में उसके साथ ताल्लुक बना बैठी, अपनी हदें पार कर गई थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मेरे शौहर ने कभी मेरे साथ बेवफ़ाई नहीं की थी। तो वो मेरे साथ बहुत मुख़लिस था, मेरा पर्दा रखने वाला था और ये सब काम करने का अंजाम सिर्फ़ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। वो नाकर्दा जुर्म की सज़ा काट रहे थे। जो कुछ होना था वो तो हो गया, कई ख़ानदान बर्बाद हो गए थे। मेरे बच्चे रुल गए थे, मेरा शौहर मीडिया ट्रायल की नज़र हो रहे थे। हर रोज़ हमारे बहुत से इंटरव्यू लिए जाते, हमें नशर किया जाता। न जाने मेरे बच्चे क्या कुछ देख रहे होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं नहीं जानती, मैं तो बस अब लड़कियों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे देखकर इबरत हासिल करें। जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, वो हो रहा है, वही सब आपके सबक है, काफ़ी है। किसी नामहरम के साथ इस तरह का कोई ताल्लुक ना बनाएँ कि सारी ज़िंदगी पछतावा और दुःख उठाना पड़े और आप हाथ मलते रह जाएँ। मैं आपको लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ, उसमें असल कसूरवार कौन है? क्या मेरा शौहर जिसने मुझ पर भरोसा किया, मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन थमाया, वो रईस जिसने मेरी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया, अपनी मर्ज़ी से वो मेरे घर मुझे मिलने आता रहा? या फिर मैं, जो अपनी हर हद फलांग गई? आखिर कसूर किसका है? औरत तारीफ़ सुनने की पिघल जाती है, मोम हो जाया करती है और यही तारीफ़ जब जायज़ और हलाल रिश्तों से ना मिले तो इंसान बाहर की दुनिया में ये सब मोहब्बतें प्यार ढूँढने लगता है और हवस के मारे ऐसे लोगों को आसान शिकार बन जाए अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक ढाल लेते हैं। जाने कौन था कसूरवार, लेकिन सज़ा मैं ही नहीं, मेरी औलाद भी काट रही है। नामहरम की मोहब्बत, उसकी तारीफ़, उसका कलाम हत्ता कि उसका छूटा भी हराम है। लिहाज़ा हराम रिश्तों से बचें। अब बाकी माँदा रिश्तों की मोहब्बतों को भी नासूर की तरह निगल जाता है और इसका अंजाम सिर्फ़ रुसवाई है और कुछ भी नहीं। हमारे हाथ सिर्फ़ पछतावे आते हैं, शर्मिंदगियाँ आती हैं।